नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन आज अल्प प्रवास के दौरान जबलपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, जबकि हम सत्य के पुजारी है। वहीं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 5वीं बार फिर से शिवराज सरकार बनेगी। खुद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से 1 साल छोटा हूं, लेकिन शारीरिक रूप से मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानता हूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 62 साल की उम्र में चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिससे युवा नेतृत्व कर सके। भाजपा के आने वाले घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी घोषणा करती है उसे पूरा करती है और जो नहीं कहती है उसे भी पूरा करती है। अपने घोषणा पत्र में लाडली बहना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र नहीं किया था, जिसे अब हम पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी किसानों के कर्जा माफ की बात कही थी, लेकिन उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बोलने के बाद भी कुछ नहीं करती। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। किसी जाति को घटाने का अधिकार नहीं। रिजर्वेशन में उनको पीएससी की परीक्षा में पास हुए तो कितना % आरक्षण मिलना चाहिए, काम हमारी माननीय मध्य प्रदेश की सरकार का हो सकता है, केंद्र सरकार का हो सकता है। आप जाति राज्य में जो वोटर लिस्ट है उसमें जातिगत जनगणना नहीं है, ये मेरा काम भी नहीं है और आयोग की जवाबदारी भी नहीं है। ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और भारत निर्वाचन आयोग का है। उनका काम को उनसे प्रश्न करिए। मेरे ऊपर जितनी जवाबदारी थी मैंने निर्माण किया है। हमने आर्थिक बात रखी कि अब किसानों का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है, हमको यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अपने सब काम करा लेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को माना। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूँ और 50% आरक्षण का जो संविधान में अभी हमको अधिकार प्रदत्त है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान रचित किताब में जो हमें प्राप्त है, उसके अंदर हमने चुनाव करा करके राज्य की जनता को स्थानीय निकायों पंचायत में जनप्रतिनिधि बनाने में अपना योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लगाने इधर यदि हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो एक इंटरिम स्टे जो है वो कोर्ट की ओर से लगाया जा चुका है। मुझे लगता है प्रेस को विषयांतर मत करिए। मेरी प्रेस आंकड़े के लिए नहीं है, मेरी प्रेस ओबीसी वर्ग खेती करता है ये बताने के लिए। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, कर्नाटक के चुनाव में ओबीसी वर्ग की क्या भूमिका रही है? मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेस लेने नहीं आया। टोटल प्रेस सिद्धांत पर है, कृषि पर आधारित है, राज्य के विकास पर आधारित है। लेकिन मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, इसलिए कर्नाटक की हार को हम स्वीकार करते हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं। सर, ओबीसी की आप जब से आने वाली सरकार के माध्यम में कुछ अच्छा मिले, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भी सम्मान हो, हमारे भी आने वाली पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का के बारे में चिंतन हो। ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब इलेक्शन आएंगे तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ नारे होना, कोई हड़ताल पे जाना, अपनी बात को रखने का लोकतांत्रिक एक रास्ता है, अधिकार है, उसको मैं बुरा नहीं मानता। रहा सवाल कि उसके बाद में क्या होगा, तो माननीय शिवराज जी तो नहीं कहा था कि मैं जीत के आऊँगा तो लाडली बहना योजना लाऊंगा। मुझे बता दीजिए पढ़ के, कहीं घोषणा पत्र में होता कि हम जीत के आएंगे तो लाडली बहना योजना लाएंगे और वृद्ध माता को 600 का 1000 देंगे, बूढ़े दादा को 600 का 1000 देंगे और बहरा को 1000 देंगे। ये तो हमने नहीं कहा। हमने नहीं कहा वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था, देना नहीं किया। हमने नहीं कहा था कि जो यदि कमलनाथ जी कर्जा नहीं माफ़ करेंगे, जो ब्याज किसान के मत्थे पड़ेगा उसको हम माफ़ करेंगे। हमने तो 2200 करोड़ रुपया माफ़ करने का ऐलान कर दिया और कल से हम उनके फॉर्म भर रहे हैं। तो हमारे से उनकी क्या तुलना होगी? वो झूठ का पुलिंदा है। हम लोग सत्य के रास्ते पर चलने वाले। हमने कहा था भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, बन रहा है। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बन रहा है। हम सत्य के रास्ते पे हैं, उनका रास्ता उनसे पूछो। करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन होगी उसके साथ में खड़ा। आपने बोला हार्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा में खुला, लेकिन शुरू नहीं हो पाया, क्या वजह है? कमलनाथ जी से पूछे, सरकार आपकी अभी हम कमलनाथ जी से पूछे। आपका चुनाव मैदान में फिर से वापस आने की और खासकर आपका जो अनुभव है उसको लेकर तमाम बात हो रही। बीच में एक मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। सुनो भाई, मैं पार्टी का कार्य करता हूँ।
मेरी जन्म तारीख है 1/1/52। आज मैं 71 साल 4 महीने और 14 दिन का 12:20 पर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950। वो मुझसे 1 साल 8 महीने 13 दिन के बड़े हैं। तो कोई हमारी पार्टी में और किसी राजनीतिक दल में फार्मूला नहीं है कि आपकी अब 62 साल उम्र हो गई तो अब रिटायर्ड हो गए। नंबर 1। नंबर 2, शारीरिक रूप से मैं कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता कि मैं चुनाव मैदान में मुकाबला ना कर सकूं। लेकिन मैंने 13 बार 13 बार बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उनमें से बहुत से तो चले गए क्योंकि मुझसे बड़े थे उम्र के। नई पीढ़ी आई है। हम चाहते हैं कि विधानसभा में यूथ आए और यूथों को अवसर मिलना चाहिए। जब हम राजनीति में आए तो मैं 25 का भी नहीं था, पौने 25 का था, क्योंकि मुझे लोकसभा का टिकट 77 में मिल गया था, लेकिन मेरे वोटर से मैंने उम्र 24 लिखी थी, इसलिए मैं फॉर्म भरने के लिए पात्रता नहीं रखता। यूथ को मौका मिलना चाहिए। हमने यूथ को रामकिशोर कावरे को मंत्री बनाया। कमलनाथ की नारी कोई बीमारी है तो सरसों की रम टर्न हुई। हमने अपने राज्य को इन दोनों यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसंधान के द्वारा आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अपना स्थान पाया है। आज हम तिलहन और दलहन के क्षेत्र में राष्ट्र में अपना स्थान रखते हैं। हमने 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है। हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ को 22% तक ऊपर पहुंचा है। ये जो राज्य कृषि बेस का राज्य है, इसमें और ये राष्ट्र गांव का राष्ट्र, गांव की तरक्की होगी, कृषि की तरक्की होगी तो उससे जुड़ा सारा समाज और सारा उद्योग व्यापार अग्रसित होगा, तरक्की को प्राप्त रहेगा। इस एक्सपो में आप आएँ और हम मध्य प्रदेश के अपने जबलपुर संभाग के माध्यम से राज्य के 7 पुराने संभाग और राज्य के 3 नए संभाग तक ही नहीं बल्कि राष्ट्र तक अपने राज्य के विकास की गौरव गाथा को, ये हमारे नेताम जी बैठे मंडला जिले के, इन लोग इतना मेहनत करते हैं कि इनकी मेहनत के बारे में हम यदि चर्चा करें, हमारे विभाग को एकदम ऐसा माना जाता है भाई कृषि मंडी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यदि किसान के जेब में पैसा रहेगा तो बाजार का बिक्रा होने वाला है, वरना तो दवा की दुकान चलेगी, नहीं कपड़े की दुकान चलने वाली। तो कि हमारा बेस ही एग्रीकल्चर बेस। इसलिए मैं अपने सारे साइंटिस्टों को, दोनों यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर, उनके पूरे नेतृत्व को, प्रमोद मिश्र जी हमारे वीसी यहाँ हैं, पहले डॉक्टर पी.के. बिसेन थे, अब कोई नए वीसी हमारे राजमाता विश्वविद्यालय में आ चुके हैं। मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना बहुत कठिन काम। कई मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन राज्य में इन 22 सालों में एक ही मेडिकल एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है। वो भी शायद मैं कृषि मंत्री नहीं रहा होता तो खुलता कि नहीं खुलता प्रश्नवाचक हो सकता है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे नक्सलबाद जिले को, हमारे 100% चावल उत्पादक जिले को कृषि महाविद्यालय लेकर के न केवल बालाघाट पर कृपा की, बल्कि बालाघाट के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी बच्चे प्रतिशत के अनुपात में हमारे यहाँ एक PAT का टेस्ट प्राप्त करके एडमिशन कर रहे हैं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि वहाँ की बिल्डिंग को देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा वास्तव में इसका नाम जो राजा भोज कृषि महाविद्यालय रखा गया है, इस नाम के लिए नहीं, हम यहीं नहीं रुक रहे हैं। राजा भोज की आदमकद प्रतिमा मैं स्वतः अपने तरफ से उस कॉलेज को 20 तारीख को डोनेट करके उसका अभियान करने जा रहे हैं। कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की वजह मुख्य क्या है, ये थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के लोगों ने अनेक जनहित याचिका लगाई, ग्वालियर के बेंच पे लगाई, भोपाल के बेंच पे लगाई, शायद इंदौर पे भी लगाई, और वे नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। मैं उनको आरोपित करता हूँ, एक तो 15 महीने के अंदर जब चुनाव डी हो गए थे तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने उन्होंने चुनाव नहीं कराए। जब हमने चुनाव शुरू किया तो उन्होंने ग्वालियर वाले प्रकरण का आड़ लेकर के चुनाव में कई विसंगति लाने की कोशिश की। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे
वकील साहिबानों को, हमारी सरकार को, जिसने पिछड़े वर्ग आयोग को इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए, इस शासकीय अभिलेखों के सत्यापित रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जिले के कलेक्टर और एक रोजगार सहायक ने हमको सहयोग किया। हमने एक एक मतदान केंद्र पर जा करके उस मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट का अध्ययन किया, उस वार्ड के वोटर लिस्ट का अध्ययन किया, उनको सूची दी गई कि इस जिले में अमुक अमुक जाति ओबीसी में है जिसका उल्लेख वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने घर घर जा कर के जातियों को छाटा और उस रिकॉर्ड पे सीओ जनपद पंचायत के हस्ताक्षर है, उस रिकॉर्ड पे सीओ जिला पंचायत के हस्ताक्षर है, उस रिकॉर्ड पर कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक जवाबदार व्यक्ति है। कलेक्टर की सत्यापित कॉपी को जब न्यायालय में पेश किया, कहा कि भाई हमारे आंकड़े तो 50% को क्रॉस कर रहे हैं, तब न्यायालय को इस बात के सुनने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन उन्होंने कहा भाई संविधान में आपको 50% तक के आरक्षण का अधिकार है। तो हमने कहा सर स्वीकार, लेकिन इकाई से हमको दीजिए। हमारी बात को मान करके माननीय न्यायालय ने इकाई से आरक्षण दिया बालाघाट नगर पालिका परिषद में, क्योंकि आप फिर कहेंगे 50 में 22, 14, 36 बच गए 14, ऐसा नहीं है। बालाघाट नगर पालिका को 33 में से 11 वार्ड ओबीसी को मिले। जहाँ जिसकी जितनी उपस्थिति थी उसमें 35% तक ओबीसी को आरक्षण मिला। 35 से यदि ST SC धन 35, यदि इसके बाद में 48 होता है 2% फ्री रहेगा, लेकिन ST SC धन 33 50 हो गया तो वहाँ पे विराम लग जाएगा। इस तरह से ओबीसी को 35% आरक्षण ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव मिला है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम आपको अकेले जनसंख्या के आधार पर नहीं मानेंगे। तो हमने उनको बताने का प्रयास किया कि हमारा वर्ग सामान्य वर्ग है, उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है कि उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।